वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है। 411 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 412। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तैयारी करते रहिएगा अपनी। लॉकडाउन का सदुपयोग करें, मनोरंजन के साथ साथ जो है पढ़ते भी रहना, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस 2018 का मेंस का रिजल्ट अभी हाल ही में आया है। कल 2019 का लोअर पीसीएस का रिजल्ट भी आ गया है, तो इसका इंटरव्यू भी होगा, इसका मुख्य परीक्षा भी होगी। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। जिन विद्यार्थियों ने दिया है वो कमेंट करें। 15,000 बच्चे पास किए हैं लोअर पीसीएस में, तो क्या उसकी मेंस की तैयारी करानी है या नहीं करानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करते हैं 412 टेस्ट सीरीज़ पर। टेस्ट सीरीज़ यूपीएससी की टेस्ट नंबर 412 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। आज हो गई है 27 जून जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आषाढ़ी बीज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। आषाढ़ी बीज के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, यह एक परंपरागत वर्षा आगमन का उत्सव है जिसे गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कच्छी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और इस उत्सव के दौरान स्थानीय किसान यह अनुमान लगाते हैं कि वातावरण में नमी का स्तर कितना है, जिसके आधार पर वे सबसे अनुकूल फसल की बुआई कर सकें। आषाढ़ी बीज गुजरात के कच्छ क्षेत्र के निवासी समुदाय के द्वारा। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ी बीज को आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह हिंदू नववर्ष गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कच्छी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह एक परंपरागत वर्षा आगमन का उत्सव है। आषाढ़ी बीज के दौरान स्थानीय किसान यह अनुमान लगाते हैं कि वातावरण में नमी का स्तर कितना है, जिसके आधार पर वे सबसे अनुकूल फसल की बुआई कर सकें। आषाढ़ी बीज का यह उत्सव भारत में मुख्य रूप से 2 स्थानों, उमरेठ गुजरात के मुलेश महादेव मंदिर में और वाराणसी उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ मंदिर में मनाया जाता था, और अब मनाया जाता है ये गुजरात के कच्छ समुदाय के क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के द्वारा। आषाढ़ी बीज। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण जो है मुहैया कराना है। और यह जो मुद्रा योजना है, मुद्रा कंपनी को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। और देखिए, योजना के तहत ये जो योजना है, ऋण केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो ऋण है केवल क्षेत्र ग्रामीण बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। क्या ऐसा संभव है? गलत है स्टेटमेंट ये वाला। कॉमर्शियल बैंक भी तो देंगी, जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थान है वो भी देंगी। तो पहला वाला करेक्ट है, 10 लाख तक का ऋण मुहैया कराया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है। दूसरा सही है। तीसरे वाले को एलिमिनेट करके इसका आंसर निकालो, केवल एक और दो, सी। तो देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋणों को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और यह ऋण वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक भी देती हैं, क्षेत्र ग्रामीण बैंक भी, लघु वित्त बैंक भी, सूक्ष्म वित्त संस्थानें भी, और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भी प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई कब थी? अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण मुहैया कराने के उद्देश्य से। तो तीसरा वाला गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। फिशिंग कैट के संदर्भ में विचार करना है आपको। फिशिंग कैट। फिशिंग कैट को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षण प्राप्त है, और यह IUCN की लाल सूची में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और इसे साइट्स के अनुच्छेद 4 की परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किया गया। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, नॉर्मल कैट जैसी लग रही है, तो फिशिंग कैट क्यों कहते हैं फिर इसको? क्योंकि ये मछलियों को खाती है, मछलियों को खाती है। फिशिंग कैट वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको संरक्षण प्राप्त है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, ये लुप्त प्राय है, मतलब केवल इंडेंजर्ड है, अभी गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं हुई है ये। तो दूसरे वाले को एलिमिनेट करो तो जरा। तीसरा वाला करेक्ट है। साइट्स के बारे में 50 बार क्वेश्चन बनाया होगा, क्या होता है साइट्स? तो साइट्स की अनुच्छेद 4 की परिशिष्ट 2 में इसको संरक्षण प्राप्त है, और अनुसूची 1 में इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है। तो ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये है इनकरेक्ट, क्योंकि ये केवल इंडेंजर्ड है, अभी संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं है, मतलब CR क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है ये।
तो फिशिंग कैट देखिए एक प्रकार की मछली पकड़ने वाली बिल्ली है और इस प्रजाति को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षण प्राप्त है। फिशिंग कैट अपने भोजन के लिए भितरकनिका नेशनल पार्क के जल निकायों में मछली एवं क्रस्टेशियंस का शिकार करती है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भितरकनिका नेशनल पार्क है कहाँ पर। फिशिंग कैट को साइट्स के अनुच्छेद 4 में परिशिष्ट सेकंड में जो है सूचीबद्ध किया गया है। इसे IUCN की लाल सूची में इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, केवल इंडेंजर्ड है, लुप्तप्राय है। दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट है किस संगठन या संस्था के द्वारा जारी की जाती है, बताइए ये। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा नहीं है, बताइए क्या है इसका आंसर। वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र भी नहीं है, बताइए इसका आंसर। विश्व आर्थिक मंच भी नहीं है, फिर इसका आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना, हिंदी में लिखा है ये है IUCN। क्या है ये? IUCN है ये। तो देखिए वैश्विक शिक्षा निगरानी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग जो रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, IUCN बोल दिया क्या मैंने, यूनेस्को है, सॉरी यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है जारी की जाती है ये। अब देखिए वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट एक स्वतंत्र वार्षिक प्रकाशन है और वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट को सरकारों, बहुपक्षीय एजेंसी और निजी संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और यूनेस्को द्वारा इसे सुविधा और समर्थन दिया जाता है। तो यूनेस्को द्वारा जो है जारी की जाती है ये। हिंदी अंग्रेजी दोनों में याद रखना होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। एक्सट्रीम हीलियम तारे से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। क्या होते हैं एक्सट्रीम हीलियम तारे? देखिए इसमें हाइड्रोजन ही उपस्थित नहीं होता, जबकि हाइड्रोजन एक सामान्य जो तत्व है स्पेस में, अंतरिक्ष में, लेकिन इसमें उपस्थित ही नहीं है। एक एक्सट्रीम हीलियम तारा बहुत बड़े व्यास वाला और कम घनत्व का एक अत्यंत चमकीला तारा होता है। इनकी रासायनिक संरचना कम द्रव्यमान वाले विकसित तारों के समान नहीं होती। समान नहीं होती है, समान होती है। एक्सट्रीम हीलियम तारे में हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित होता है, यानी पहला करेक्ट है। एक एक्सट्रीम हीलियम तारा बहुत बड़े व्यास वाला और कम घनत्व वाला एक चमकीला तारा है। इसकी रासायनिक संरचना कम द्रव्यमान वाले विकसित तारों के समान नहीं होती। बिल्कुल करेक्ट है, सारे के सारे स्टेटमेंट डी है इसका आंसर। तो देखिए एक एक्सट्रीम हीलियम तारा बहुत बड़े व्यास वाला और कम घनत्व वाला एक चमकीला तारा होता है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता, जबकि हाइड्रोजन ब्रह्मांड का एक जो है आम रासायनिक तत्व है। हमारी आकाशगंगा में ऐसे अब तक 21 तारों का पता लगाया गया है। इन हाइड्रोजन रहित पिंडों की उत्पत्ति और विकास एक रहस्य है। इनकी संरचना, इनकी रासायनिक विशेषताएं जो हैं विकास के स्थापित सिद्धांत को चुनौती देती हैं, क्योंकि इनकी रासायनिक संरचना कम द्रव्यमान वाले विकसित तारों के समान नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में भारत के बाहर विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के नाम पर संसार के पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, बताइए। कहाँ पर की गई है ये? श्रीलंका में, अमेरिका में या फिर तिब्बत में? देखिए की तो ये अमेरिका में गई है, लेकिन कहाँ पर? लॉस एंजलिस या शिकागो? शिकागो नहीं है, लॉस एंजलिस है। तो हाल ही में छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारत के बाहर विवेकानंद योग विश्वविद्यालय नाम से विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलाधिपति एवं प्रसिद्ध योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इस विद्यालय के पहले अध्यक्ष होंगे। भारत की संस्कृति और विरासत के प्रतीक के रूप में योग विश्व में एकता और भाईचारे का माध्यम बन गया है। योग के माध्यम से वैश्विक शांति का संदेश आसानी से दिया जा सकता है। देखिए बात करें योग की, तो योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई। विश्व भर में प्रत्येक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था और इस वर्ष यानी 2020 में यह छठा अवसर था जब पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। 11 दिसंबर 2014 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता दी थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 1 पर पूछा है मैंने आपसे, हरेली त्यौहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है। यह पूर्णतः
हरियाली का पर्व है और पर्यावरण को समर्पित यह त्यौहार छत्तीसगढ़ी लोगों के प्रकृति के प्रति प्रेम एवं समर्पण भाव को दर्शाता है। अब सही पूछा है, छत्तीसगढ़ का है, झारखंड का है या हिमाचल प्रदेश का है? देखिए छत्तीसगढ़ का, ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट है, ये इसका आंसर। तो हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं हिंदी वर्ष के अनुसार सबसे पहला त्यौहार है। पर्यावरण को समर्पित यह त्यौहार छत्तीसगढ़ी लोगों के प्रकृति के प्रति प्रेम एवं समर्पण भाव को दर्शाता है। यह त्यौहार सावन मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जो पूर्णतः हरियाली का पर्व है। यह त्यौहार किसानों द्वारा अपने औजारों की पूजा के साथ शुरू होता है, जिसमें किसान खेत के औजारों एवं उपकरणों की पूजा करते हैं, साथ ही वे अपने पशु मतलब जो पालतू गाय हो गई या बैल हो गई उनकी भी पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR का गठन एक स्वायत्तशासी अनुसंधान एवं विकास संस्थान के रूप में किया गया था। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत कार्य करता है। यह ध्रुवीय एवं दक्षिणी महासागरीय क्षेत्र में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार संस्थान इनमें से कोई नहीं। तो गलत पूछा है, गलत क्या लग रहा है आपको, इसमें से कौन सा गलत हो सकता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ही है या फिर किसी और मंत्रालय के अंतर्गत है? देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ही है, सारे के सारे करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है, इसमें डी है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त सभी सत्य हैं, अतः सही उत्तर डी होगा। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR गोवा में स्थित है ये केंद्र, और इसको अंटार्कटिका में भारत के स्थायी स्टेशन यानी मैत्री एवं भारती के रखरखाव सहित भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के समन्वय एवं कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, समुद्री प्रदूषण वह प्रदूषण होता है जिसमें रासायनिक कण औद्योगिक कृषि एवं घरेलू कचरा तथा मृत जीव महासागर में प्रवेश करके समुद्र में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। समुद्री प्रदूषण के स्रोत अधिकांशतः धरातलीय होते हैं। धरातलीय होते हैं या फिर कुछ और? देखिए धरातलीय होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो समुद्री प्रदूषण वह प्रदूषण है जिसमें रासायनिक कण औद्योगिक कृषि एवं घरेलू कचरा तथा मृत जीव महासागर में प्रवेश करके समुद्र में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। समुद्री प्रदूषण के स्रोत अधिकांशतः धरातलीय होते हैं। सामान्यतः यह प्रदूषण कृषि अपवाह या वायु प्रवाह से पैदा हुए अपशिष्ट स्रोतों के कारण होता है। क्यों पूछा गया है प्रश्न, अभी पता चलेगा आगे। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए पहले तो। डायटम एकल कोशिकीय शैवाल है जो जलवायु परिवर्तन एवं समुद्री अम्लीकरण के साथ समुद्री बर्फ के टूटने के बाद उत्पन्न होते हैं। डायटम जल में सिलिकेट की मात्रा सांद्रता को बढ़ाता है और बदले में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की मात्रा को कम कर देता है तथा कोकोलिथोफोरस की विविधता को घटा देता है। क्या है कोकोलिथोफोरस, अभी बताएंगे। देखिए ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं, सी है इसका उत्तर। तो क्यों पूछे गए सवाल 9th और 10th? देखिए हाल ही में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR ने प्राचीन समुद्री शैवाल कोकोलिथोफोरस का अध्ययन करके ये पाया है कि दक्षिणी हिंद महासागर में कैल्शियम कार्बोनेट की सांद्रता में कमी आई है, यानी CaCO3 की सांद्रता में कमी आई है। दक्षिणी हिंद महासागर में कोकोलिथोफोरस की प्रचुरता एवं विविधता समय पर निर्भर और यह विभिन्न पर्यावरणीय कारकों जैसे सिलिकेट की सांद्रता, कैल्शियम कार्बोनेट की सांद्रता, डायटम की प्रचुरता, प्रकाश की तीव्रता और सूक्ष्म एवं संभवतः सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं सांद्रता यानी समुद्री प्रदूषण से प्रभावित है। अब इसको कम करने के लिए पूछा गया डायटम क्या क्या भूमिका निभाता है, डायटम की प्रचुरता से क्या होता है। तो देखिए डायटम एक एकल कोशिकीय शैवाल है जो जलवायु परिवर्तन एवं समुद्री अम्लीकरण के साथ समुद्री बर्फ के टूटने के बाद उत्पन्न होते हैं। डायटम जल में जो है वो सिलिकेटों की सांद्रता को बढ़ाता है और बदले में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा को कम कर देता है तथा कोकोलिथोफोरस की विविधता को घटा देता है जो हानिकारक है जल के लिए दक्षिणी हिंद महासागर में।
क्योंकि ये क्या रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट की सांद्रता में कमी कर रहा है। तो ये प्रश्न थे 10, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।